हेलो फ्रेंड्स, आज से हम लोग लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1 जो क्लास 9 की पुस्तक है ये पढ़ेंगे। ये बिहार बोर्ड की पुस्तक है। अध्याय 1 लोकतंत्र का क्रमिक विकास परिचय। प्रस्तुत पुस्तक लोकतंत्र के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक पक्ष की विवेचना करती है। इस पुस्तक के प्रथम अध्याय में हम देखेंगे कि पिछले 100 वर्ष में किस प्रकार लोकतंत्र का विकास एवं विस्तार विश्व के ज़्यादा से ज़्यादा देशों में होता गया। आप देखेंगे कि आज भी विभिन्न देशों में लोकतंत्र की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है एवं विभिन्न देशों में लोकतंत्र की समाप्ति एवं पुनर्स्थापना हो रही है। इस प्रकार प्रथम अध्याय में विश्व के विभिन्न देश क्षेत्रों में लोकतांत्रिक व्यवस्था की समाप्ति एवं पुनर्स्थापना से संबंधित कई उदाहरण दिए गए हैं। इन उदाहरणों से आप समझ पाएंगे कि लोकतंत्र की स्थापना हेतु विभिन्न देशों में लोगों को कितना संघर्ष करना पड़ा है। इस अध्याय के अध्ययन के पश्चात आप लोकतंत्र की कुछ सामान्य विशेषताओं की भी पहचान कर सकेंगे। भारत के पड़ोसी राज्यों में लोकतंत्र की स्थापना पुनर्स्थापना से संबंधित कुछ उदाहरण भी प्रस्तुत कर रहे हैं। अध्याय के अंत में हमने यह देखने का प्रयास किया है कि क्या वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र संभव है। इस पुस्तक में आपको बताया जा रहा है कि हमने अध्याय के अंत में यह देखने का प्रयास किया है क्या वैश्विक स्तर पर मतलब विश्व स्तर पर लोकतंत्र संभव है। आधुनिक विश्व में लोकतंत्र के विस्तार के स्वरूप को समझने से पहले हम यह जानने की कोशिश करें कि लोगों को अपने देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना हेतु कितना संघर्ष करना पड़ा। समय के साथ लोकतंत्र की व्यवस्था की किस प्रकार पुनः स्थापित हेतु दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप के विभिन्न प्रमुख देश चिली की घटना चक्र तथा 1980 के पोलैंड की घटना को देखें। पेज नंबर 2 में बताया गया है दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में चिली नाम का एक देश है जो कि दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में है। आएंदे नामक व्यक्ति ने चिली में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की और उसके उपरांत 1970 में राष्ट्रपति के चुनाव में पॉपुलर यूनिटी नामक गठबंधन का नेतृत्व किया। आएंदे राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद सामाजिक सुधार के अनेक कार्यक्रम चलाए। उसने मजदूरों की दशा में सुधार, शिक्षा प्रणाली में सुधार के अनेक प्रयास किए। चिली के आएंदे सरकार ने अन्य कई कार्यक्रम चलाए जैसे बच्चों को मुफ्त दूध बांटना, भूमिहीन किसानों को जमीन बांटना आदि। इस समय चिली की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। इस समय विदेशी कंपनियां देश के तांबा जैसे प्राकृतिक संपदा बड़े पैमाने पर देश से बाहर ले जा रही थी और काफ़ी मुनाफा कमा रही थी। राष्ट्रपति सल्वाडोर आयेंदे ने विदेशी कंपनियों के इन कृत्यों का विरोध किया। चिली के चर्च, जमींदार वर्ग, अमीर लोगों ने तथा कई राजनीतिक दलों ने राष्ट्रपति के इन सुधार कार्यक्रमों का विरोध किया एवं उनके विरुद्ध षड्यंत्र में शामिल हो गया। ऐसा कहा भी जाता है कि अगर आप कोई काम शुरू करते हैं तो उसका वो अच्छा रहे चाहे खराब रहे उसका विरोध होता ही है। यहाँ चिली में दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में जो चिली कंट्री है उसमें आयेंदे नाम के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने जो सुधार कार्यक्रम शुरू किया उसका विरोध होने लगा। खुद वहाँ के लोग भी जो जमींदार वर्ग थे, अमीर लोग थे, जो चाहते नहीं थे देश में लोकतंत्र आए, वे लोग उसका विरोध करने लगे। फलतः 11 सितंबर 1973 को नौसेना के एक समूह ने चिली के एक प्रसिद्ध बंदरगाह पर कब्जा कर लिया। इसी कारण क्या हुआ कि 11 सितंबर 1973 को नौसेना के एक समूह ने चिली के एक प्रसिद्ध बंदरगाह पर कब्जा कर लिया। इसमें बताया जा रहा है देश के रक्षा मंत्री को सेना के लोगों ने गिरफ्तार कर लिया और देश के जो रक्षा मंत्री थे उसको सेना ने गिरफ्तार कर लिया। सेना के अधिकारियों ने रेडियो के माध्यम से राष्ट्रपति से पद छोड़ने को कहा और राष्ट्रपति से पद छोड़ने को कहा गया। राष्ट्रपति आयेंदे ने इस्तीफा देने या देश से बाहर चले जाने से इनकार कर दिया। सेना कुछ करती इसके पहले ही उन्होंने रेडियो पर देश के नाम अपने संदेश दिया जिसके कुछ अंश इस प्रकार हैं। चलिए सुनते हैं क्या बोला उन्होंने। मेरे मुल्क के मेहनतकश मजदूरों, चिली और इसका भविष्य बहुत ही अच्छा है। इस बात का मुझे पूरा भरोसा है जब देशद्रोह करने वाली ताकतें अपनी सत्ता पूरी तरह कायम कर लेंगी तब भी चिली के लोग उस मुश्किल और अंधियारे दौर से पार पा लेंगे। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि देर सवेर वे स्थितियाँ बनेगी ही जिसमें आज़ाद लोग एक बेहतर समाज की रचना के लिए आगे बढ़ेंगे। चिली जिंदाबाद, चिलीवादी जिंदाबाद, मजदूर जिंदाबाद। ये राष्ट्रपति आयेंदे का आखिरी भाषण था देश के नाम। ये मेरे आखिरी शब्द हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी और मैं महा अपराध, कायरता और देशद्रोह के खिलाफ एक नैतिक सबक बनकर मौजूद रहूँगा। ठीक है।
इस प्रकार 11 सितंबर 1973 को जनरल अगस्तो के नेतृत्व में विद्रोही सैनिकों के गुट ने अमेरिकी सरकार के सहयोग से चिली की सत्ता पर अधिकार कर लिया एवं राष्ट्रपति आयेंदे की हत्या कर दी। इस प्रकार आप देखते हैं कि राष्ट्रपति आयेंदे की हत्या कर दी गई अमेरिकी। इस प्रकार हम देखते हैं कि 11 सितंबर 1973 को चिली में जो कुछ हुआ उसे सैनिक तख्तापलट कहते हैं। तख्तापलट के बाद विद्रोही गुट के नेता जनरल अगस्तो पिनोसे देश के राष्ट्रपति बन बैठे। पिनोसे की सरकार ने आयेंदे के समर्थकों और लोकतंत्र की मांग करने वाले लोगों का दमन किया, उनकी हत्या करवा दी। इस तरह आप देखते हैं कि बहुत ही दर्दनाक मौत हुई आयेंदे की और उनके समर्थकों को भी मार दिया गया। आयेंदे की बेटी एवं परिवार वालों को जेल में डाल दिया गया। कितने लोगों को लापता कर दिया गया, इसका कहीं कोई लेखा जोखा नहीं था। पिनोसे की सैनिक सरकार ने 17 वर्षों तक चिली में शासन किया। 17 वर्षों तक पिनोसे की सरकार ने चिली में शासन किया। पिनोसे का सैनिक शासन 1988 में तब समाप्त हुआ जब उन्होंने चिली में जनमत संग्रह कराने का फैसला किया। जनमत संग्रह में पिनोसे की सत्ता को देश की जनता ने भारी बहुमत से ठुकरा दिया। इस तरह हम देखते हैं कि लोकतंत्र जो है वो ज़बरदस्ती का शासन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर तो ज़बरदस्ती का शासन किया गया था लोकतंत्र का दमन करके। लेकिन जब जनमत संग्रह कराया गया तो 1988 में चिली की जनता ने पिनोसे की को भारी असहमति का सामना करना पड़ा और जनता ने उन्हें ठुकरा दिया। इस प्रकार चिली की जनता ने देशद्रोह करने वाले अपराधियों को सजा दे दी। इस तरह चिली की जनता ने देर सवेर जिसने देशद्रोह किया था उसे सजा दे दी। इस प्रकार चिली में लोकतंत्र की पुनः स्थापना हुई। तो देखिए एक बार फिर से चिली में लोकतंत्र की स्थापना हुई। अभी तक चिली में 4 बार चुनाव हो चुके हैं। इन चुनाव में विभिन्न राजनीतिक दलों ने भाग लिया और कई दलों ने सरकार बनाया। अब चिली के शासन में सेना की भूमिका समाप्त हो चुकी है। वर्ष 2006 के जनवरी में राष्ट्रपति के चुनाव में चिली के पूर्व वायुसेना प्रमुख अल्बर्टो वेसले, जिनकी हत्या 1973 में हुए विद्रोह के दौरान कर दी गई थी, की पुत्री मिशेल वेसले विजयी रहीं। आज चिली एक लोकतांत्रिक देश है। अभी के समय में चिली एक लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, इस प्रकार स्पष्ट है कि लंबे संघर्ष के बाद ही चिली के लोगों ने देश में लोकतंत्र की स्थापना कर दी। देर सवेर ही सही, लेकिन चिली में लोकतंत्र की स्थापना कर दी गई। पोलैंड के लोकतंत्र हेतु संघर्ष। अब देखिए चिली का मामला खत्म हुआ। अब ये दिखा रहा है कि पोलैंड में लोकतंत्र हेतु संघर्ष। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पूर्वी यूरोप के अनेक देशों में साम्यवादी दलों का शासन स्थापित हुआ। इन देशों के शासकों तथा साम्यवादी दलों को पूर्व सोवियत संघ की साम्यवादी शासन वाले देशों में एक पोलैंड भी था। उस समय पोलैंड पर जारूजेल्स्की के नेतृत्व में पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी का शासन था। अन्य साम्यवादी देशों की तरह पोलैंड में भी किसी अन्य राजनीतिक दल को राजनीति में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। 14 अगस्त 1980 को पोलैंड में एक घटना घटी। 14 अगस्त 1980 को घटना घटी पोलैंड में। उस दिन गडास्क शहर में अवस्थित लेनिन जहाज कारखाना के मजदूरों ने हड़ताल कर दी। ठीक है, हड़ताल का कारण था एक क्रेन चालक महिला को गलत ढंग से नौकरी से निकाला जाना। मजदूरों की मांग थी कि इस महिला को काम पर वापस लिया जाए। अन्य साम्यवादी शासन वाले देशों की तरह पोलैंड में भी साम्यवादी दल के मजदूर संगठनों के अतिरिक्त किसी दूसरे मजदूर संघ को हड़ताल करने की अनुमति नहीं थी। अतएव हड़ताल को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। जैसे कि साम्यवादी जहाँ शासन होता है वहाँ पर हड़ताल करने की मंजूरी नहीं होती है। तो चूँकि यह एक पोलैंड एक साम्यवादी कंट्री था तो यहाँ भी हड़ताल करने की मंजूरी नहीं थी, परंतु मजदूर बिना किसी परवाह किए हड़ताल पर डटे रहे। इसी कारण से इसी कारखाने से नौकरी से निकाला गया एक इलेक्ट्रीशियन लेक वालेशा हड़ताली कर्मचारियों का नेता बन गया। धीरे धीरे हड़ताल पूरे शहर में फैल गया तथा इसके समर्थकों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगी। हड़ताली मजदूरों ने सरकार के समक्ष यह मांग रखी कि देश में स्वतंत्र मजदूर संघ को मान्यता मिले, राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए, प्रेस पर लगी सेंसरशिप हटाई जाए। इस तरह आंदोलन की लोकप्रियता के समक्ष सरकार को झुकना पड़ा। ले वालेशा के नेतृत्व में मजदूरों ने सरकार के साथ 21 सूत्री समझौता किया। यह समझौता गडांस्क संधि कहलाई। इस गडांस्क संधि के बाद एक नया मजदूर संगठन बना जिसकी लोकप्रियता पूरे पोलैंड में बढ़ गई। इस मजदूर संगठन का नाम था सोलिडरनोस्क अर्थात सोलिडेरिटी रखा गया। सोलिडेरिटी के रूप में पहली बार किसी साम्यवादी शासन वाले देश में किसी स्वतंत्र मजदूर संगठन का जन्म हुआ। 1 वर्ष के भीतर ही सोलिडेरिटी की शाखाएं पूरे देश में स्थापित हो गई और इसकी सदस्य संख्या 1 करोड़ के करीब पहुंच गई। 1988 में लेक वालेशा के नेतृत्व में पोलैंड में फिर हड़ताल हो गई। इस समय तक पोलैंड की अर्थव्यवस्था में तेजी से गिरावट होने लगी थी। सोवियत संघ के सरकार को मदद का कोई भरोसा नहीं था। पोलैंड की साम्यवादी
सरकार के कुप्रबंध और भ्रष्टाचार के किस्से सामने आने से जनरल जारूलेस्की के नेतृत्व वाली सरकार के समक्ष संकट बढ़ने लगा। हजारों की संख्या में सोलिडेरिटी के सदस्यों को जेलों में डाल दिया गया और संगठन बनाने, विरोध और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता फिर से छीन ली गई। लेक वालेसा के नेतृत्व में आंदोलन पूरे देश में फैल गया। अंततः पोलैंड की साम्यवादी सरकार को झुकना पड़ा। 1989 में पुनः सरकार एवं लेक वालेसा के बीच एक समझौता हुआ। समझौते के अनुसार पोलैंड में बहुदलीय स्वतंत्र चुनाव हुए। लेक वालेसा के नेतृत्व में सोलिडेरिटी पार्टी ने सीनेट के 99 सीटों पर सफलता प्राप्त की। अक्टूबर 1990 में पोलैंड में राष्ट्रपति पद के लिए पहली बार चुनाव हुआ। इसको याद रखिएगा, 1990 में पोलैंड में राष्ट्रपति पद के लिए पहली बार चुनाव हुआ। इस चुनाव में लेक वालेसा को बहुमत प्राप्त हुआ और वे देश के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति बने। ठीक है। लोकतंत्र की विशेषताएं। हमने अभी तक चिली एवं पोलैंड में लोकतंत्र की स्थापना संबंधी घटनाओं को देखा। बच्चों, हमने देखा कि चिली में आयंदे के लोकतांत्रिक सरकार आम जनता के बीच लोकप्रिय थी, क्योंकि सरकार ने आम लोगों की भलाई के लिए काफ़ी सुधारात्मक कार्यक्रम चलाया था। 11 सितंबर 1973 में तख्तापलट के बाद बनी सरकार अलोकतांत्रिक थी, जिसका उद्देश्य अमीरों की हित साधना था। पुनः 1988 में जनमत संग्रह के बाद चिली में लोकतंत्र की पूर्ण स्थापना हुई। 1980 के दशक की पोलैंड की साम्यवादी सरकार अलोकतांत्रिक थी, जिसका नेतृत्व निरंकुश शासक जनरल जारूलेस्की कर रहा था। यह सरकार जनता में अलोकप्रिय थी, लेकिन 1990 में लेक वालेसा के नेतृत्व में बनी पोलैंड की सरकार पूर्व की सरकार की तुलना में इस अर्थ में भिन्न थी कि यह एक निर्वाचित सरकार थी। बच्चों, आओ हम इन सभी सरकारों की आपस में तुलना करें। सबसे पहले दो अलोकतांत्रिक सरकारों की तुलना करें। चिली में पिनोशे शासन और पोलैंड की साम्यवादी शासन में निम्न अंतर था। चिली में सैनिक शासन था, जबकि पोलैंड में एक पार्टी शासन था। ठीक है। पोलैंड की साम्यवादी सरकार यह दावा कर रही थी कि यह पोलैंड के मजदूर वर्ग की ओर शासन चला रही है, और चिली के शासन पिनोशे का ऐसा कोई दावा नहीं बनता था। जहां पोलैंड का शासन किसी विशेष मजदूर संगठन के अधिनायकवाद का उदाहरण था, वहां चिली का शासन सैनिक अधिनायकवाद का उदाहरण था। इन असमानताओं के बावजूद दोनों में कुछ निम्नलिखित समानताएं भी थी। दोनों देशों में शासकों का चुनाव जनता अपनी इच्छा से नहीं कर सकती थी। दोनों देशों में शासकों का चुनाव जनता अपनी इच्छा से नहीं कर सकती थी। दोनों ही देशों में जनता को सरकार के समक्ष अपने विचार व्यक्त करने का, संगठन बनाने, विरोध करने तथा राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने की वास्तविक स्वतंत्रता नहीं थी। आइए अब हम 3 लोकतांत्रिक सरकारों, चिली की आयंदे सरकार, पोलैंड की लेक वालेसा सरकार और चिली की मिशेल सरकार की समान विशेषताओं का विश्लेषण करें। 3 सरकारों का चुनाव देश की जनता हुई थी। तीनों जो सरकार था, इसका चुनाव देश की जनता ने ही की थी। बिना चुने हुए नेता या बाहर से संचालित शक्तियाँ या फौज शासन नहीं चला रही थी। नागरिकों को विभिन्न प्रकार की बुनियादी राजनीतिक स्वतंत्रता हासिल थी। आइए अब हम उपरोक्त विवरण के आधार पर लोकतंत्र की कुछ समान विशेषताओं को पहचानते हैं। देखिए, लोकतंत्र में यह व्यवस्था रहती है कि लोग अपनी मर्जी की सरकार चुने, जैसे हमारे देश भारत में है। सिर्फ लोगों द्वारा चुने गए नेताओं को ही देश पर शासन करने का अधिकार होता है। लोकतंत्र में लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। लोकतांत्रिक देशों में लोगों को विरोध करने की आज़ादी होती है। लोगों को संगठन बनाने का भी अधिकार होता है। हम अध्याय 2 में इन प्रश्नों पर दोबारा आएंगे और लोकतंत्र की एक सरल परिभाषा बनाएंगे। ऊपर के कथनों को पढ़ने के बाद हम निम्न निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। लोकतंत्र की बहाली, लोकतंत्र के सामने उठती चुनौतियों तथा लोकतंत्र की पूर्ण स्थापना हेतु लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया। कई देशों में लोकतंत्र की बहाली के बाद सैनिक तख्तापलट हुए और देश में सैनिक तानाशाही की स्थापना हुई। पुनः लंबे संघर्ष के बाद लोकतंत्र की पुनः स्थापना हुई। आइए हम लोकतंत्र की मूल विशेषताओं, जिनका उल्लेख पहले किया गया था, उनके आधार पर दुनिया के विभिन्न देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था की पहचान करें। ये सारी स्थितियां नीचे अंकित देशों में आइए हम लोकतंत्र की मूल विशेषताओं, जिनका उल्लेख पहले किया गया था, उनके आधार पर दुनिया के विभिन्न देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था की पहचान करें। ये सारी स्थितियां नीचे अंकित नक्शों में साफ दिखाई देती हैं। पहले नक्शे में 1950 तक
लोकतांत्रिक शासन वाले देशों को दर्शाया गया है। सन 1975 तक दुनिया के कई औपनिवेशिक देशों को स्वतंत्रता मिल गई थी। इन देशों में 1975 वाले दूसरे नक्शे में दर्शाया गया है। इस तरह आगे बढ़ते हुए तीसरे नक्शे में सन 2000 तक वैसे देशों की दर्शाया गया है जहाँ 21वीं सदी की शुरुआत तथा लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी थी। इस सब नक्शे के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, ये देखिए 1, 2 और 1, 3 नक्शा है। ठीक है, नक्शा 1.3 2000 में लोकतांत्रिक सरकारें। इस नक्शे के अनुसार ऊपर के नक्शों को देखकर हमारे मन में कुछ प्रश्न उत्पन्न होते हैं। 20वीं सदी में लोकतंत्र की यात्रा कैसी रही? यह विस्तार कब हुआ और किन क्षेत्रों में हुआ? क्या पूरी 20वीं सदी में लोकतंत्र का विकास हुआ? क्या हम यह कह सकते हैं कि लोकतंत्र का विस्तार दुनिया के सभी हिस्सों में एक समान नहीं हुआ? क्या आज भी दुनिया के काफ़ी बड़े हिस्सों में लोकतंत्र नहीं है? आओ हम इन सारे प्रश्नों के उत्तर एवं अपने संशय को समाधान लोकतंत्र के विस्तार के विभिन्न चरण नामक उप शीर्षक से ढूंढते हैं। ठीक है, यहाँ एक डेटा दिया गया है। उसके बाद ये बताया गया है लोकतंत्र के विस्तार के विभिन्न चरण। ठीक है, आइए हम सबसे पहले प्राचीन भारत के कुछ क्षेत्रों में स्थापित लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का अवलोकन करते हैं। ठीक है, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में बुद्ध काल में गंगा घाटी के कई गणराज्यों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के प्रमाण मिले हैं। देखिए हमारा जो कंट्री है इंडिया, सबसे पहले लोकतंत्र हमारे कंट्री में ही और हमारे बिहार में ही मिला था। लोकतंत्र का उदाहरण यही है। इन गणराज्यों में कपिलवस्तु का शाक्य, सुभार पर्वत के भागों का प्रांत, अलकंप का बुली, केरुपुत के कलाम, रामग्राम कुशीनारा का नल, पिपलीवन के मोरिये, वैशाली के लिच्छवी में सबसे पहले प्रमाण मिला था लोकतंत्र का। मिथिला के विदेह आदि शामिल थे। गणराज्यों में शासन का प्रधान एक निर्वाचित पदाधिकारी होता था जिसे राजा कहा जाता था। राज्य की वास्तविक शक्ति एक केंद्रीय समिति के पास थी जिसमें जनता के प्रतिनिधि होते थे। ये सभी प्रतिनिधि भी राजा कहलाते थे। कहा जाता है कि लिच्छवी गणराज्य में केंद्रीय समिति में 1707 राजा प्रतिनिधि थे। प्रत्येक राजा के अधीन एक उपराजा, सेनापति तथा भंडारित आदि पदाधिकारी होते थे। ये सभी प्रकार के निर्णय बहुमत से होता था। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि बुद्ध कालीन गणराज्यों में शासकों का चुनाव होता था। आइए अब हम आधुनिक विश्व में लोकतंत्र के विस्तार के विभिन्न चरणों का अवलोकन करते हैं। प्रारंभिक चरण। आधुनिक विश्व में सन 1789 ईस्वी में हुए फ्रांसीसी क्रांति से लोकतंत्र की स्थापना एवं विस्तार की शुरुआत होती है। आपसे पूछा जा सकता है कि आधुनिक विश्व में लोकतंत्र की स्थापना किससे हुई? तो 1789 ईस्वी में हुए फ्रांसीसी क्रांति से हुई। इस क्रांति ने लोकतंत्र के 3 तत्वों को स्थापित किया: समानता, स्वतंत्रता एवं भ्रातृत्व। लेकिन फ्रांस के जन विद्रोह ने स्थायी और पक्के लोकतंत्र की स्थापना नहीं की थी, क्योंकि फ्रांस के शासकों ने कई बार लोकतंत्र को उखाड़ फेंका। परंतु फ्रांस में बार बार लोकतंत्र की स्थापना हुई। फ्रांस के 1789 की क्रांति का संदेश संसार के कई देशों में फैला। इन जन विद्रोह ने यूरोप में जगह जगह लोकतंत्र के लिए संघर्षों की प्रेरणा दी। ब्रिटेन में लोकतंत्र फ्रांसीसी क्रांति के पहले ही कदम रख चुका था, लेकिन यहाँ इसकी प्रगति बहुत ही धीमी थी। ब्रिटेन में 1688 के गौरवपूर्ण क्रांति के बाद लोकतंत्र ने इसकी धीरे धीरे अपने पैर जमाना शुरू किए। यहाँ कुछ ऐसी राजनीतिक घटनाएं घटी जिनसे राजशाही और सामंत वर्ग की शक्तियाँ कम होने लगी और जनता को कई अधिकार प्राप्त हुए। संयुक्त राज्य अमेरिका में पहले ब्रिटेन का शासन था। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इस देश में ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध संघर्ष शुरू हुआ। इसे अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। 1776 ईस्वी में अमेरिकी
नागरिकों ने ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंका और अमेरिकी स्वतंत्र हो गया। 1776 ईस्वी में अमेरिका स्वतंत्र हो गया। सभी उपनिवेशों ने आपसी सहयोग से संयुक्त राज्य अमेरिका का गठन किया। अमेरिका में 1789 ईस्वी में एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हुई। लोकतांत्रिक संविधान को लागू किया गया और आज भी इसी संविधान के अनुसार अमेरिका की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। यद्यपि 19वीं शताब्दी में लोकतंत्र के कई संघर्ष हुए और इसमें प्रगति भी हुई, परंतु यह संघर्ष नागरिकों को राजनीतिक समानता, लोगों की स्वतंत्रता तथा न्यायिक निष्पक्षता के जैसे मूल्यों की प्राप्ति तक ही सीमित रहा। अभी भी सार्वभौम वयस्क मताधिकार जनता को प्राप्त नहीं थे। 19वीं ईस्वी तक न्यूजीलैंड को छोड़कर किसी भी देश में जनता को सार्वभौम वयस्क मताधिकार प्राप्त नहीं था। न्यूजीलैंड में 1893 ईस्वी में ही जनता को सार्वजनिक वयस्क मताधिकार प्राप्त हो गया था। कुछ देशों में मताधिकार उन्हीं को प्राप्त था जिनके पास निजी संपत्ति थी। अमेरिका में आम महिलाओं के साथ अश्वेत पुरुषों को भी मताधिकार मिला। इस तरह अभी भी लोकतंत्र की स्थापना हेतु संघर्ष की जरूरत को भी थी। अब लोग सभी वयस्क, चाहे वह महिला हो या पुरुष, चाहे वह गरीब हो या अमीर और चाहे वह श्वेत हो या अश्वेत हो, को मताधिकार प्राप्ति हेतु संघर्ष करने लगे। अभी तक इतना तो निश्चित हो चुका था कि यूरोप, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना का प्रारंभिक चरण पूरा हो चुका था। इन देशों में बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी मर्जी से सरकार का चयन किया। यद्यपि चुनाव में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ही होते थे। आइए अब हम एक नज़र दौड़ाएं कि किस तरह उपनिवेश की जंजीर तोड़कर अपने देश के लोकतंत्र की स्थापना की। एशिया और अफ्रीका के अधिकांश देश यूरोपीय राष्ट्रों के उपनिवेश थे। इन उपनिवेशों के नागरिकों को कोई राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं था। अतः इन देशों की जनता ने अपने अपने देशों में लोकतंत्र की स्थापना के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया। औपनिवेशिक शासकों ने इसे दबाने का प्रयास किया, परंतु संघर्ष के विस्तार देखते हुए औपनिवेशिक शासकों को झुकना पड़ा तथा सीमित अधिकार वाले सरकार को चुनने का अधिकार प्राप्त हुआ। परंतु जनता इससे संतुष्ट होने वाली नहीं थी। अब संपूर्ण राजनीतिक अधिकारों की मांग होने लगी। अंतोगत्वा औपनिवेशिक शासक को इन देशों को स्वतंत्र करना पड़ा। इन देशों में लोकतंत्र की स्थापना हुई। इस तरह हमारा देश भारत भी 1947 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ और लोकतंत्र की स्थापना हुई। यह लोकतंत्र सफल रहा और आज यह भी सफलतापूर्वक जारी है, परंतु अधिकांश पूर्व में उपनिवेश रहे देशों का अनुभव अच्छा नहीं रहा। आइए हम पश्चिमी अफ्रीकी देश घाना की कहानी लेते हैं, जहां लोकतांत्रिक शासन का प्रयोग बहुत अधिक सफल नहीं रहा। घाना पहले ब्रिटेन का एक उपनिवेश था और इसका नाम गोल्ड कोस्ट था। राजनीतिक अधिकारों हेतु यहाँ संघर्ष की शुरुआत हुई। एक सुनार के पुत्र और शिक्षक लामे एनक्रुमा इस संघर्ष का नेता था। उसके नेतृत्व में घाना 1957 ईस्वी में आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद एनक्रुमा घाना के प्रधानमंत्री एवं फिर राष्ट्रपति चुने गए। इस तरह पश्चिमी अफ्रीका में लोकतंत्र की स्थापना का प्रथम सफल प्रयास रहा, लेकिन यहाँ लोकतंत्र अधिक दिनों तक स्थिर नहीं रहा, क्योंकि एनक्रुमा ने अपने आप को आजीवन राष्ट्रपति के चुनाव के रूप में चुनवा लिया। सेना ने 1966 ईस्वी में घाना के एनक्रुमा सरकार का तख्ता पलट कर दिया और इस तरह घाना में लोकतंत्र की खात्मा हो गया। घाना की तरह ही अधिकांश अफ्रीकी देशों में कमोबेश यही स्थिति रही। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का कालक्रम 1893 में न्यूजीलैंड, 1917 में रूस, 1918 में जर्मनी, 1919 में नीदरलैंड, 1928 में ब्रिटेन, 1931 में श्रीलंका, 1934 में तुर्की, 1944 में फ्रांस, 1945 में जापान, 1950 में भारत, 1951 में अर्जेंटीना, 1952 में यूनान, 1955 में मलेशिया, 1962 में ऑस्ट्रेलिया, 1965 में अमेरिका, 1978 में स्पेन, 1994 में दक्षिणी अफ्रीका।
आइए हाल के दौर में लोकतंत्र की दिशा में बढ़ते कदम के कर्म का जिक्र करें। 1980 के बाद लातीनी सरकार अमेरिका में लोकतांत्रिक सरकार की बहाली शुरू हुई। चिली की कहानी हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। पुनः हमने देखा कि सोवियत संघ के बिखराव के बाद पोलैंड में किस प्रकार लोकतंत्र की पुनः स्थापना हो गई। 1989 से 90 में पूर्वी यूरोपीय देशों में सोवियत प्रभाव में कमी आई और वहाँ लोकतांत्रिक शासन प्रणाली नागरिकों ने अपना लिया। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद सोवियत संघ के कुल 15 गणराज्य भी स्वतंत्र हो गए। इनमें अधिकांश देशों ने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अपनाया। इस प्रकार सोवियत संघ के पतन के बाद दुनिया के नक्शे में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। आइए हम भारत के पड़ोस में स्थित कुछ देशों में लोकतंत्र के लिए हो रहे संघर्ष की जानकारी लेते हैं। भारत के पड़ोस में स्थित नेपाल नामक देश में लोकतंत्र की स्थापना, समाप्ति एवं पूर्ण स्थापना की कहानी को भी देखा जा सकता है। 1948 में नेपाल का पहला संविधान बना। इस संविधान के अंतर्गत राजा ही नेपाल का वास्तविक शासक था। 1959 ईस्वी में राजा महेंद्र ने संविधान लागू किया और संसद के लिए पहली बार चुनाव हुए। लोकतंत्र 1962 में राजा महेंद्र लेकिन 1962 में राजा महेंद्र ने देश के लोकतंत्र को समाप्त कर दिया। 1990 में नेपाल में जन आंदोलन के परिणाम स्वरूप बहुदलीय लोकतंत्र की शुरुआत हुई। 1991 में नेपाल में संसद के चुनाव में नेपाली कांग्रेस को बहुमत मिला एवं जीपी कोइराला ने देश के प्रधानमंत्री संसद के चुनाव में नेपाली कांग्रेस को बहुमत मिला तथा एवं जेपी कोइराला ने देश के प्रधानमंत्री बने। अतः नेपाल में पुनः लोकतंत्र की स्थापना हुई। 1996 ईस्वी में नेपाल में माओवादियों द्वारा राजतंत्र की समाप्ति के लिए जनता की आवाज़ उठाने के लिए आंदोलन किए गए। जून 2001 में नेपाल के इतिहास में एक नाटकीय मोड़ आया जब राजा वीरेंद्र और उनके परिवार की राजमहल में हत्या कर दी गई। उसके बाद ज्ञानेंद्र ने राजपद संभाला। राजा ज्ञानेंद्र ने फरवरी 2005 में संसद को भंग कर दिया और सरकार को बर्खास्त कर दिया। इस प्रकार नेपाल में पुनः लोकतंत्र को राजा ने समाप्त कर दिया। लेकिन नेपाल में जन आंदोलन के कारण 2008 में संविधान सभा का चुनाव कराया गया और नेपाल में प्रथम गणतंत्र के राष्ट्रपति डॉक्टर रामवर्धन यादव एवं प्रधानमंत्री प्रचंड हुए। वहाँ सदियों से प्रचलित राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार नेपाल में बार बार लोकतंत्र की समाप्ति एवं पुनः स्थापना हुई। भारत के एक अन्य पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी लोकतंत्र की स्थापना एवं पतन की प्रक्रिया चलती रही। जनरल जियाउल हक की मृत्यु के बाद 1990 के दशक में पाकिस्तान में एक बार पुनः लोकतंत्र की स्थापना हुई, लेकिन यह स्थायी नहीं रह सका। 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का तख्ता पलट करते हुए सैनिक शासन की स्थापना की, परंतु हाल में पाकिस्तान में हालात में परिवर्तन हुए हैं एवं वहाँ की जनता ने लोकतंत्र के लिए संघर्ष करना आरंभ कर दिया। अंततः जन आंदोलन के समक्ष सैनिक शासक को झुकना पड़ा एवं संसद के लिए चुनाव कराने पड़े। 2008 के चुनाव के बाद पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की गठबंधन सरकार सत्ता में आई। पाकिस्तान में यह परिवर्तन शांतिप्रिय नहीं रहा और वहीं लोकतंत्र के समर्थक नेता और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या कर दी गई। नई सरकार के सत्ता में आने के बाद सैनिक शासन के प्रमुख परवेज मुशर्रफ को हटना पड़ा। आसिफ अली जरदारी राष्ट्रपति और यूसुफ रजा गिलानी प्रधानमंत्री बने। इस प्रकार पाकिस्तान में लोकतंत्र की स्थापना हुई, लेकिन वहाँ अभी भी लोकतंत्र को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी प्रकार म्यांमार, जो पहले बर्मा कहा जाता था, में लोकतंत्र की स्थापना हेतु संघर्ष जारी है। यद्यपि 1948 के औपनिवेशिक शासन से आज़ाद हुआ म्यांमार ने लोकतंत्र को अपनाया, परंतु 1962 से सैनिक तख्तापलट से लोकतंत्र का अंत हो गया। फिर 1990 में लगभग 30 वर्षों के बाद पहली बार चुनाव कराए गए। इन चुनाव में आंग सान सूची की अगुवाई वाली नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी ने भारी बहुमत से प्राप्त किया, परंतु फौजी शासकों ने सत्ता छोड़ने से इनकार कर दिया और चुनाव परिणामों को मान्यता नहीं दी। म्यांमार की सैनिक सरकार ने सूची सहित अन्य चुने हुए लोकतांत्रिक समर्थक नेताओं का या तो जेल में डाल दिया
गया या उनके घर में ही नज़रबंद कर दिया गया। म्यांमार में सैनिक सरकार के विरुद्ध सार्वजनिक रूप से बोलने या बयान जारी करने पर प्रतिबंध है। म्यांमार की फौजी सरकार की जातियों से तंग आकर वहां के लाखों लोगों ने अपना घर छोड़ दिया और अन्यत्र शरणार्थी बनकर रहने लगे। नज़रबंदी की सजा झेलने के बावजूद सूची ने लोकतंत्र के लिए अपना अभियान जारी रखा। उनके शब्दों में, बर्मा में लोकतंत्र की मुहिम वहां के लोगों की विश्व समुदाय स्वतंत्र और बराबरी के सदस्य के रूप में अर्थपूर्ण जीवन जीने का संघर्ष है। आंग सान सूची के संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला। संयुक्त राष्ट्र ने विश्व के देशों से अपील की है कि वर्तमान सैनिक तानाशाही की समाप्ति हेतु सभी देश म्यांमार पर प्रतिबंध लगाएं। इस प्रकार म्यांमार में दिनों दिन लोकतंत्र समर्थक आंदोलन मजबूत हो रहा है और वह दिन दूर नहीं जब म्यांमार में लोकतंत्र की पुनः स्थापना होगी। वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र। ऊपर हमने देखा कि लोकतंत्र का विस्तार विश्व के अधिकांश देशों में हो रहा है। हमारे मन में यह विचार सहज उत्पन्न होता है कि क्या हम विश्व लोकतंत्र की तरफ बढ़ रहे हैं। भारत की एक सरकार है, नेपाल की एक सरकार है, ब्रिटेन की एक सरकार है, और सभी देशों की सरकारें हैं, लेकिन कोई सरकार नहीं है जिसमें कोई ऐसी सरकार नहीं है जिसके द्वारा निर्मित कानून दुनिया भर के लोगों पर लागू होती हो। कोई एक विश्व सरकार नहीं है, पर विश्व में ऐसी कई संस्थाएं जो आंशिक रूप से वैसे ही काम करती है जैसे कि किसी देश की सरकार करती है। जैसे ये संस्थाएं अथवा संगठन विभिन्न देशों और लोगों पर उस तरह का नियंत्रण नहीं रख सकते हैं जैसा कोई सरकार रख सकती है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में हुई थी। वर्तमान में 192 देश इसके सदस्य हैं। इस संगठन के 6 मुख्य सदस्य हैं: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्याय परिषद, न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एवं सचिवालय। महासभा संसद की भांति है जिसमें किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समस्या तथा मुद्रा पर विचार विमर्श किया जाता है। महासभा के सभी सदस्य 192 सदस्य देशों को एक एक वोट देने का अधिकार है। सभी निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। इस आधार पर हम महासभा के संगठन को लोकतांत्रिक कह सकते हैं। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं। इसमें 5 स्थायी एवं 10 अस्थायी सदस्य हैं। अस्थायी सदस्य हैं अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव महासभा 2 वर्षों के लिए करती है। सभी अस्थायी सदस्यों को वीटो अधिकार मिला हुआ है। अगर कोई भी अस्थायी सदस्य देश का इस अधिकार के प्रयोग करता है तो सुरक्षा परिषद उसकी मर्जी के खिलाफ फैसला नहीं कर सकती है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद विभिन्न देशों के बीच आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र में सहयोग की स्थापना को प्रोत्साहित करती है। इसकी सदस्य संख्या 54 है। न्याय परिषद मुख्यतः उन क्षेत्रों का प्रशासन देखती थी जो क्षेत्र स्वतंत्र नहीं थे एवं जहां स्वशासन की विकास नहीं हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का एक ऐसा अंग है जो विभिन्न देशों के बीच के विवादों का न्यायिक समाधान प्रस्तुत करता है। इसमें कुल 15 न्यायाधीश होते हैं। संयुक्त राष्ट्र का एक अपना सचिवालय है जो अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव इसके प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठन विभिन्न देशों और लोगों पर इस तरह का नियंत्रण नहीं रख सकते जैसा कि किसी देश की सरकार रख सकती है। ये संगठन ऐसे नियम बनाते हैं जो विभिन्न सरकारों के कामकाज की सीमा तय करते हैं और उनके लिए दिशा निर्देश देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों एवं निर्मित एवं विकसित विभिन्न कायदे कानूनों की प्रकृति का विश्लेषण करने के बाद निम्न बातें स्पष्ट होती हैं। पहला, किसी एक देश की सीमा में आने वाले समुद्री क्षेत्र के कार्य व्यापार को संचालित करने वाले कायदे कानून। दूसरा, सभी देशों को प्रभावित करने वाले पर्यावरण में गिरावट रोकने संबंधी नियम कानून। शस्त्रों को नियंत्रित करने हेतु बनाए गए नियम। इन नियमों एवं कानूनों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने में बहुत मुश्किल आती है। विभिन्न देशों की आपसी प्रतिद्वंदिता इन्हें लागू करने में रुकावट पैदा करती है। आज के वैश्वीकरण के युग में पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न देशों के लोग एक दूसरे के ज़्यादा संपर्क में आए हैं। वैश्विक संगठनों में लोकतंत्र की मांग भी पहले की तुलना में अधिक
बढ़ी है एवं उसके लिए संघर्ष भी चल रहे हैं। तो आज का लेसन हमारा यह समाप्त हो गया। क्वेश्चन आंसर अलग वीडियो में किया जाएगा। थैंक यू।